नमस्कार साथियों। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का, जैसा कि आज अतुल सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था इसके रिगार्डिंग। उसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोसेस थे उसके बारे में उन्होंने पहले जानकारियाँ दी। बाकी उन्होंने कितने क्या पोस्ट आएंगे उन सब पे भी उन्होंने बात रखा। बट पीसी की जो शुरुआत हुई थी उसका शुरुआत हुआ था कि उनके ये जो टीआरई 2 जो आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि जो भी सीट्स जो टीआरई 1 में रह जाएंगी, उनको जब उसमें कैंडिडेट नहीं मिलेगा, यानी कि टीआरई 1 में जितने की नॉट अवेलेबल वाली जो वैकेंसियां हैं उनमें अगर वो सीटें नहीं मिलती है तब जाके उन सीटों को भरा जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, जो जैसे कि उन्होंने अपना एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर एससी वाले सीट पे अगर जितने भी फीमेल्स का अगर रिजर्वेशन के कैटेगरी में था, अगर वो सारी के सारी जनरल में ही सेलेक्ट हो जा रही हैं, तो कुल मिला के फिर वहाँ पे फिर उनका लेने का कोई बनता नहीं है, क्योंकि उनकी जो जितनी भी सीटें थी वो जनरल में ही चली गई और वो जनरल में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो फिर उनका अलग से फिर एससी फीमेल का फिर कैंडिडेट लेना या फिर मेल का लेना, ये नहीं होना है, क्योंकि जितना जिसका सीट का एलोकेशन है वही उसी सीट पे बहालियाँ आई थी और उतने ही सीटें को उनको भरना है। तो बाकी कुछ लोगों को था जो ये सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, तो ऐसा कयास नहीं है। उन्होंने बोला है, एक साफ साफ बोला है कि जब उन्हें कैंडिडेट नहीं होंगे तब तब उन पे सेकेंड मेरिट लिस्ट में कोई प्रावधान नहीं होगा, यानी सेकेंड प्रोविजनल रिजल्ट का। बट अगर जब उन्हें कैंडिडेट अगर मिल रहे हैं जिस भी कैटेगरी में जिस सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर प्रोविजनल रिजल्ट आएगा। जैसे कंप्यूटर साइंस में प्रोविजनल रिजल्ट आएगा भी। और निश्चित रूप से जैसा मैंने आपको कहा था कि 3 से 4 नंबर का ये कट ऑफ डिक्रीज आपको देखने को मिल सकता है, तो इसमें है जो बहुत को लग रहा है कि जो एक एक नंबर के गैप में 300-400 कैंडिडेट हैं। तो आप ये देखो ना, जो बहुत सारे ज़िलों का जो अभी जो ये निकल रहा है, जैसा कि 2-3 दिन पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया में औरंगाबाद का देखा होगा, आज के डेट में मुजफ्फरपुर का सर्कुलेट हो रहा है। जो कौन को जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के बाद जो बाहर हुए हैं कैंडिडेट, यानी कि डीबी उनका हो गया, भले उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, बट उनका जब फिर से जब थोड़ा सारा डॉक्यूमेंट जो है वो जब ब्रॉड वे में जब पूरा चेक होगा, तो वो निश्चित रूप से वो पकड़े जाएंगे। तो ये आप जान लीजिए, जो सीएस में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो कि पूरा का पूरा, अगर वो वैलिड कैंडिडेट नहीं है तो वो जॉब आगे कंटिन्यू रख पाएगा। क्योंकि आज ततुल सर ने पूरा उन्होंने क्लियर कहा था कि 3 स्टेप में वो लोगों को बाहर, यानी कैंडिडेट को बाहर करते हैं। पहला स्टेप होता है कि वो एग्ज़ाम में बाहर करते हैं, दूसरा स्टेप होता है डीवी के टाइम, तीसरा स्टेप होता है जो अगर उनको ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो फिर उनके यूनिवर्सिटी में उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो भेजा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये एक्चुअल में आपके कैंडिडेट हैं भी या नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने पूरा पारदर्शी तरीके से उन्होंने बताया है। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि जिनका भी टीआरई 1 में रिजल्ट नहीं हुआ है वो लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप सेकेंड प्रोविजनल रिजल्ट के भरोसे ही ज़्यादा मत रहें। हो सकता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो आप जो मार्क्स गिरने का उस पे हो सकता है वो नहीं भी गिरे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पे कंपटीशन वैसा नहीं है। तो बाकी मैं यही कहूँगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो भी लोग वेट कर रहे हैं, तो आपको ये नवंबर के महीने में वो सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। बाकी टीआरई 1 का जो ये प्रोसेस पूरा होने वाला है, तो ये लगभग लगभग अब ये समाप्ति की ओर है। लेकिन यहाँ पे टीआरई 2 का जो नोटिफिकेशन आपको आजकल में देखने को मिल सकता है, इसके रिगार्डिंग मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी प्रोविजनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो लोग टीआरई 2 का फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लें। मेरा यही कहना है, क्योंकि भले ही आपके सामने सीटें कम हो, लेकिन आपने प्रिपरेशन कर रखा है। आप कुछ नंबर से, 1-2 नंबर से अगर पीछे अभी हो, तो आपको प्रोविजनल रिजल्ट का वेट भी करना चाहिए और टीआरई 2 का फॉर्म भी भरना चाहिए और अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखना चाहिए। अब ये नहीं है कि इसमें सीटें कम हो गई तो मैं अपनी तैयारी नहीं कंटिन्यू करूँगा या फिर अब मेरा आगे होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार भी आपको जो झट से आपका एग्ज़ाम का फॉर्म भराना है और फिर फट से एग्ज़ाम भी होना है, जैसा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला भी था। तो ये सारी प्रक्रिया आपको जल्दी 2 महीने के अंदर हो जानी है। तो मैं यही कहूँगा, सबका किसी का प्रिपरेशन नहीं था। आप जाकर कंप्यूटर साइंस की बात कर, तो किसी को नहीं पता था कि पाइथन से सवाल आएंगे ही नहीं। लेकिन आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छे तरीके से रहती तो आप ज़रूर से ज़रूर उतने उतने नंबर तो ज़रूर ला पाते जो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते। बट इस बार सबको पता है कि सिलेबस क्या है, तो इससे इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि इस बार कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल पिछले बार से थोड़ा और इसमें आपको अप दिखने को मिल सकता है। वैसे इस बार उन्होंने एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न ही बदल रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछली बार जब हुआ था, यानी कि 2 एग्ज़ाम हुआ था, भाषा पर एक दिन
हुआ था और बाकी मेन पेपर एक दिन हुआ था। आज की डेट में अगर आप बात करो तो आपको यहाँ पे भाषा का पेपर आप देख सकते हो, जो ये टोटल 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा और एक ही दिन एग्ज़ाम होगा और एक ही शिफ्ट में होगा, जिसमें कि 30 नंबर का भाषा का पेपर रखा गया है। इस 30 नंबर में आपको 22 नंबर का एग्ज़ाम जो है वो हिंदी का होगा, 8 नंबर का इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। बाकी ये 40 नंबर का आपका जीएस का पेपर होना है, खास करके ये 9th to 12th वालों के लिए। और बाकी आपका ये एससी, ये जो आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो 80 नंबर का होगा। बाकी इस बार भी उन्होंने निगेटिव को नहीं रखा है। और यहाँ भाषा का पेपर जो होगा वो 30 में से आपको 9 नंबर लाना नेसेसरी है, यानी कि आपको 30% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तो जिसमें कि आपका मैंने आपको बता दिया जो 8 इंग्लिश और 32 हिंदी का पेपर होगा। बाकी यहाँ पे आपको जीएस का प्रिपरेशन और ये भाषा का प्रिपरेशन, ये आपका जो मेन पेपर है इसका किस तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे करना है, या फिर आपका ये क्वालिफाइंग पेपर का भी आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, इसके रिगार्डिंग मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों पे आपकी कमांड किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, निबंधन कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है वो 5 तारीख से शुरू हो जाएगी, यानी कल से शुरू हो जाएगी और ये 14 तक चलेगी। बाकी विलंब शुल्क के साथ निबंधन की तिथि या जो भी है ये 17 तारीख तक होना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 25 नवंबर है। तो इस बार अतुल सर ने साफ साफ कहा है कि आपका आवेदन भरने का जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगा। पिछली बार जैसे कि बार बार वो लोग एक्सटेंड कर रहे थे, इस बार वैसा नहीं होगा। बाकी आपको आपको फॉर्म जो भरना है, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करो तब तक आपको पिछली बार भी 5 मौके मिले थे, इस बार भी आपको लगभग 5 मौके ही मिलेंगे आपको अपने फॉर्म को एडिट करने का। और जब आप एक बार फाइनल सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपको दूसरा जो है मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे मेरा आप लोगों को यही कहना है कि आप लोगों को अपना फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरना चाहिए। और बाई चांस अगर आपसे एरर हो जाती है, गलती हो जाती है और आप सबमिट कर भी देते हो, तो फिर बीपीएससी ने साफ तौर पे कह दिया है कि आपको अपना एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। या इस भरोसे बिल्कुल भी ना रहे कि मैंने गलत फॉर्म डाल दिया है तो चलो आगे देख लेंगे, फिर कोई मामला बनता है, तो उस तरह के आप में बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल ही हो सकता है। अगर आप एग्ज़ाम दे भी देते हो तो आगे जाके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इन सब चीज़ों में ना पड़े। बाकी आपका मैनुअल चेक जो कॉपी का पिछला बार हुआ था, जो कि बहुत सारे लोगों ने ओएमआर में अपना सीरीज भरना छोड़ दिया था, किसी ने रोल नंबर भरना छोड़ दिया था या सही से गोला नहीं किया था, उन सबको बीपीएससी ने इस बार थोड़ा काफ़ी ज़्यादा राहत दी थी। तो वो राहत आपको अब टीआरई 2 में बिल्कुल नहीं मिलना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च होते हैं, टाइम ज़्यादा खर्च होता है, और इससे जो जेन्युइन कैंडिडेट जो ऑलरेडी जिनका सारा कुछ ठीक है उनको फिर अधिक टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है, उनको टाइम लगता है। तो ये एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो कि अब आगे से ऐसा मैनुअल चेकिंग का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपना सीरीज ही ठीक से नहीं भरा, जिस वजह से एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगा, जो कि बीपीएससी अपने टारगेट से थोड़ा आगे जरूर हुई। जो उन्होंने कहा था पहले 15 सितंबर और फिर वो 15 अक्टूबर हो गया था। तो इसलिए आप अपना अगर एग्ज़ाम भी होता है तो आपको इस बार का जो पेपर होगा, जिस तो इन्होंने एक चीज़ और बताई थी, इस बार का जो भी आपका लैंग्वेज पेपर होगा या जो भी आपका पेपर होगा, तो कॉपी में आपका ऑलरेडी वो सब मेंशन रहेगा। तो यानी कि इस बार आपको वो सब्जेक्ट का जो है वो गोला भरने का ऑप्शन रहेगा ही नहीं, ये चीज़ भी उन्होंने कहा है। बाकी उन्होंने टाइप ब्रेकर वाले पे इस बार उन्होंने थोड़ा रूल को चेंज किया है। अगर कोई कैंडिडेट अगर मार्क्स टाई हो जाता है तो इस बार तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी दी थी। डेट ऑफ बर्थ में जिनका एज ज़्यादा है उनको पहले प्राथमिकता मिली थी। बट इस बार क्या होगा कि अगर आपका मार्क्स टाई हो जाता है तो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो आपके मेन पेपर में जो आपका 80 नंबर का जो एग्ज़ाम होना है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जिसका 80 नंबर वाले में अच्छा स्कोर होगा उसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी अगर 80 नंबर वाले में भी वो अगर टाई हो जाता है तब उनको भाषा वाले में आपको ये प्राथमिकता दी जाएगी, जो भाषा वाले में कौन ज़्यादा मार्क्स कर रहा है। अगर वहाँ भी मार्क्स टाई हो जाता है उसके बाद आपका ये एज वाला फैक्टर या अल्फ़ाबेटिकल नेम वाला फैक्टर आएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग प्रोविजनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि आप टीआरई 2 का फॉर्म भी ज़रूर से ज़रूर भर लीजिएगा। वैसे ये छठ के बाद आपका सेकेंड प्रोविजनल रिजल्ट पक्का आ जाएगा। बाकी जो भी लोग 3-4 नंबर के रेंज में हैं तो उनकी उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो आने की वो बिल्कुल है। बाकी कुछ लोग की जो मैंने शुरू में बताया था उनको लगता है कि 400-500 कैंडिडेट इस बीच में हैं, तो 400-500 कैंडिडेट हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 400-500 कैंडिडेट वैलिड कैंडिडेट ही हैं। तो वो उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो छटेंगे। बाकी ठीक ठाक मात्रा में सीटें जो हैं वो फिर से आ रही है, जो कि
फॉर्मेलिटी, जैसे मैं सीएस में बात करूं तो भले ही 7438 का रिजल्ट हुआ है, बट मुझे जैसा कि देखने को मिल रहा है लगभग 2000 2500 सीटें, लगभग 1500 से 2000 सीटें खाली होने की संभावना बन रही है। तो आप लोग अपना होप बना के रखें, तो किसी को घबराना नहीं है। जब तक प्रोविजनल रिजल्ट आ नहीं जाता है, कोई कह रहा है जो 1 नंबर या 1 नंबर पे इतने कैंडिडेट हो तो मुझसे 1 नंबर भी नहीं घटेगा या फिर उसी में रह जाएगा, तो इन सब बातों में आपको नहीं पड़ना है। आपको प्रोविजनल रिजल्ट का वेट करना है और अपने से कुछ कहानियाँ नहीं बनानी है, ये हो सकता है वो हो सकता है। बाकी यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो ये सब मुझे नहीं लगता है कि आपको बार बार एक ही चीज़ें बताने की ज़रूरत है। बाकी इस बहाली से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कैसे क्या तैयारी करनी है उसको रिगार्डिंग भी मैं एक चैनल आपको वीडियो लाऊंगा। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे आपको किन एरिया को टारगेट करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी इस बहाली से रिलेटेड अगर कोई अपडेट होगी तो कोई वैसे अपडेट होती है तो मैं आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे उसमें मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हो। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।